प्रधानमंत्री मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या उनकी विदाई की तैयारी हो गई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे? एक नजर में ये एक हसीन ख्वाब जैसा लगता है। ऐसे कर दिया आपने, ऐसे सोच लिया। पर मैं जब भी बैठता हूं, पढ़ता हूं, तथ्यों से गुजरता हूं, रिसर्च करता हूं, वीडियो बनाने के लिए, जाहिर बात है, तो जब कुछ नई चीज़ें देखते हैं फिर दिमाग क्लिक करता है, यार ये इंडिकेशन है, साफ साफ ये इंडिकेशन है। और मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अक्सर लोगों को लगता है कि मैं जो है वो एंटी मोदी हूँ, ये हूँ, वगैरह वगैरह, दिमाग लोग लिखते हैं। पर काम तो काम है, सच तो सच है। आज मैं आपके साथ में वो सारे के सारे संकेत, वो सारी की सारी परिस्थितियाँ, वो एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट समझ रहा है, उनके एंटीना इसको कैच कर रहे हैं और वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा मैंने पिछले दिनों में किया। आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है और आप देख रहे हैं knockingnews.com का यूट्यूब चैनल। आज इसी नज़रिए से सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जब मैं आज ये आपसे कह रहा हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। मोदी जी को 2024 में तीसरी बार चुना गया और अभी 2026 है, और ये 2026 मोदी जी के 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। पर अगर आप इससे पहले की मोदी जी की 2 साल की सरकारों को देखेंगे तो उन पर कोई हमला करना तो दूर, वो वाटरप्रूफ थे। उनके ऊपर कुछ भी डालोगे, कीचड़ डालो, पानी डालो, तेल डालो, रंग डालो, मोदी जी पर असर नहीं पड़ता था। मोदी जी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे। नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति 2019 के बाद 2021 तक इतना ही मजबूत दिखाई देता था। यानी चुनाव जब तक नहीं आ जाता था तब विपक्ष की बातें भी तब तक सामने नहीं आती थीं, और ये एक ट्रेंड बन गया था कि आखिरी में विपक्ष के लोग एक्टिव होते थे, उसके बाद में फुस फटाका बन के रह जाते थे और मोदी जी आसानी से चुनाव निकाल के ले जाते थे। इस बार हालत यह है कि अभी मोदी जी के लिए एक लंबा पहाड़ है, 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा करना है, और जिस तरह से वो आरोपों में फंसे हुए हैं उसमें निकलने के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। चीजें एक के बाद एक उनके खिलाफ जाती चली जा रही हैं। आप राहुल गांधी का रवैया देखिए, नजरिया देखिए, अंदाज देखिए। वो संसद में जब बात करते हैं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि कैसे वो एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं। साफ आरोप लगता है कि वो ट्रंप से डरते हैं, और ये बात धीरे धीरे सामने आती है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं परिस्थितियां क्या हो रही हैं। पहले ये होता था, लेकिन पहले ये सामने नहीं आता था। ट्विटर पे बात आके खत्म हो जाती थी। पहले किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है। अब चीजें सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी को टारगेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को टारगेट कर रहा है, और वो बार बार मोदी समर्थकों को मूर्ख भी घोषित कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो अपने बयानों में कहता है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ले घूसा, यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ले चप्पल। ये हो रहा है। तो अभी के जो हालात हैं उसमें अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो एप्स्टीन के फाइलों को अगर आप देखें तो वो भले ही किसके बारे में क्या निकला क्या नहीं निकला, किसी की गंदी सीडी निकली नहीं निकली हमको नहीं पता, निकलेगी नहीं निकलेगी हमको नहीं पता, लेकिन अब तक जो निकला है उससे एक चीज तो साबित होती है कि दुनिया भर की सरकारों की अंदर की बातें जेफरी एप्स्टीन काफी हद तक जानता था, और खास तौर पर नेताओं से जुड़ी हुई बातों का उसको बहुत आइडिया था।
मोदी कौन है, फलां कौन है, ये कौन है। अनिल अंबानी से लूज टॉक करता था, हरदीप सिंह पुरी से लूज टॉक करता था, हरदीप सिंह पुरी की बेटी को उसने पैसे का इंतजाम करा। ये सब तो आ रहा है फाइलों में। इन सब चीजों में एक चीज और आई थी, और इन सब चीजों को ये सीक्वेंस साबित हुए कि उसने जो लिखा कि ऐसा हो गया वैसा हुआ, वो हुआ था, क्योंकि वो बाहर भी हुआ था, खाली ईमेल में नहीं हुआ था। इसके बीच में एक संदर्भ आता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इजराइल यात्रा पे जब गए थे तो उसमें ये लिखा था कि मोदी जी ने इजराइल में जाके, उसने एक फ्रेज यूज किया था, डांस एंड सैंग, नाचे गाए जो भी किया, एंड इट वर्कड, ये काम आया। और ये सलाह एप्स्टीन ने का लिखा कि मैंने दी थी। इसको सलाह मैंने दी को आप बड़बोलापन मान लीजिए, लेकिन एक पैटर्न साफ दिखाई देता है कि ट्रंप को जब मनाने की जरूरत पड़ती है तो मोदी जी इजराइल भागते हैं। अभी एक लंबा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, टारगेट कर रहा है ट्रंप बार बार, और ट्रंप को सेट करने के लिए मोदी जी कई तरह की कोशिश कर चुके हैं। एक बार मिलने के लिए अमेरिका गए थे उसके घर पे, उसने बाहर चपरासी टाइप का कोई भेज दिया था लेने के लिए, आया नहीं। पाकिस्तान वाले को जानबूझ के डिनर दे रहा है, वो लंच दे रहा है, उसको हलाल खिला रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, हमको संदेश दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल उसने फिर बोल दिया करोड़ों लोग मारे जाते, मैंने समझौता कराया। एक के बाद एक वो ऐसे तथ्य रख रहा है जिनको आप या तो ये मान लें कि वो मोदी जी को नीचा दिखाना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, यहां तक कह दिया उसने कि इनका करियर मेरे हाथ में है। यानी एक लगातार सतत प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के बीच में मोदी जी फिर इजराइल चले जाते हैं। अब वो वहां जाके डांस एंड सेंग मुझे नहीं पता, वहां की संसद को संबोधित करेंगे, नेतन्याहू के गले मिल रहे हैं, और मोदी जी खुद कह रहे हैं मैंने सम्मानित अनुभव किया नेतन्याहू के गले मिलने से। 60-70 हजार आदमियों को मारने वाले, मासूम बच्चों, गरीबों, अस्पतालों को नष्ट करने वाले से गले मिलके मोदी जी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ टॉपिक इनकी आलोचना उस तरह से करने का नहीं है, लेकिन परिस्थितियां समान है। उस वक्त भी ट्रंप नाराज था, ये इजराइल गए थे, और अभी एप्स्टीन फाइल निकलने के बाद शायद इनको एप्स्टीन ने याद दिला दिया कि भैया वहां जाओगे तो नंबर बनेगा, तो वो फिर उधर भागे। इस बीच में एक के बाद एक हमला। अभी सोलर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पे 160% टैरिफ का ऐलान कर दिया। भाई तूने खुद ही डील की थी पिछले दिनों 18% की, उस डील को करने के बाद में हम तो ठगे गए। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे पूरे अधिकार छीन लिए थे और 3% हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा लगना था टैरिफ, औसत 3%, कई चीजों पे 0% लगना था, उसको तूने 18% लिखवा लिया। और लिखने के बाद भी अब तू नया टैरिफ लगा रहा। भाई क्यों लगा रहा है? निश्चित तौर पे वो भारत को परेशान करना चाहता है। भारत को इसलिए क्योंकि भारत जो सबसे ज्यादा सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उनमें से ये चीजें जब आप देखते हैं सारी की सारी, तो एक पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार होता जा रहा है। अब आते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इस दौर में नरेंद्र मोदी को अगर कोई कम बैक कर रहा है भारत में, सारी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ममता बनर्जी अलग बोलते हैं, कोई अलग बोलता है, सब बोलते रहते हैं, और जब इलेक्शन का नंबर आता है तो कहते हैं हमारे राज्य में हम कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, हम बंगाल में सीट नहीं देंगे, आके हम राजा हैं, और बिहार में हम सीट नहीं देंगे। सारे के सारे लोग करते हैं ज़्यादा सीट दे दी, ज़्यादा सीट दे दी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा लड़ कौन रहा है, नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा मुकाबला कौन कर रहा है, और रोज ठोस मजबूत हमले मोदी पर कौन कर रहा है? राहुल गांधी। एक के बाद एक उसके कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं क्योंकि वहां वो टी शर्ट लहराते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे समझौता कर रहा है, कैसे कंप्रोमाइज। ये अपने आप में एक बड़ी चीज दिखती है। और इन सब चीजों में आप देखेंगे कि जो
हमले होते हैं वो लगातार हो रहे हैं। एक हमला होता है, उसमें पता चलता है कि ये डील को लेकर हमला कर लिया भारत के साथ। दूसरा हमला होता है कुछ दिन बाद, उसमें पता चलता है कि इन्होंने तो जो है वो भारत के हाथ कटवा दिए अमेरिका के सामने। तीसरा हमला होता है, हालांकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं भाई मुझे माफ़ करो, मैं ऐसे ही एक लो प्रोफाइल आदमी हूँ, कि मेरे लिखने से कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि मेरे वीडियोस को उठा के कांग्रेस पार्टी ये कर रही है। एक पत्रकार के लिए गौरव की बात होती है, लेकिन व्यक्ति के लिए वो डरने की बात होती है भैया। खैर, बहुत सारे समझौते, बहुत सारे झुकना, बहुत सारे हथियार डालना, इस डील में ही अपनी तरफ से अमेरिका बहुत सारी चीज़ें वो रख रहे हैं। मैं एक हिस्सा सुना देता हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का और राहुल गांधी के बयान का भी, कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इनको घेरा है, ताकि मुझे उसको दोहराना ना पड़े। 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का, और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले एप्स्टीन से 6 जनवरी को। आप खुद समझ जाइए कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम ले लेंगे, अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े, दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी। अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त। 23 फरवरी को जेफरी एप्स्टीन, ये सब 2017 की सीरीज चल रही है अभी, अब तक जो मैंने प्रेस वार्ताएं की 2014 तक की थी, अब मैं और आगे बढ़ा। 23 फरवरी 2017 को जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को लिखते हैं, इन द ईमेल आई सेंट यू एहुद बराक्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन माई एक्सपीरियंस अ लेवल अबव द रेस्ट। एहुद बराक का परिचय जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी से करवाते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, नंबर 1, हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलते हैं। मिलने की उस मुलाकात के तुरंत बाद एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढते हैं, अनिल अंबानी से मुलाकात होती है। फिर एप्स्टीन अनिल अंबानी को ईमेल के माध्यम से एहुद बराक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, उनसे मिलवाते हैं। अब आ जाइए साहब 2017 के 1 महीना और आगे बढ़े। 2 मार्च को अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 3:11 पे एक मेल भेजते हैं। विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडियाज रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ये किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है? अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 2 मार्च 2017 को लिखते हैं कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि भारत व्हाइट हाउस से अपने रिश्ते कैसे रखेगा और किस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका में हो सकती है। इस पे मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अनिल अंबानी लिख रहे हैं 2 मार्च को 2017 को जेफरी एप्स्टीन को। भाषण में 4-5 घंटे मुझे रोका,
मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना अपने कैबिनेट से पूछे नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूँ। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस। अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। ये 2 कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। अब आप समझिए कि विपक्ष जो खेल रहा है वो तेजी से एजेंडा सेट करता है, मुद्दे खड़े करता है और तथ्य के साथ में, रिसर्च के साथ में गहरी बातें निकाल के लाता है, मारता मुंह पे। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करती है सारी लाइनें, क्योंकि अब आईटी सेल भी मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की काफी हद तक खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म। क्योंकि पहले आईटी सेल ने इतना फेक कंटेंट शेयर किया, लोगों की रिपोर्ट करते करते, एल्गोरिदम आते आते वो पूरा नेटवर्क एक तरह से कोलैप्स हो गया। और जो एक्सपर्टीज है इनके आईटी सेल की वो ये है झूठ फैलाना, और वो जो है मोथरा हो गया हथियार बहुत सारी चीज़ों के कारण, एल्गोरिदम के कारण, फेक न्यूज़ के कारण, दूसरी चीज़ों के कारण, फैक्ट चेक के कारण और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के कारण। जहां गलत दिखता है लोग रिपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के भाषण, कांग्रेस पार्टी की बातें, राहुल गांधी की बातें ज़्यादा वायरल हो रही हैं इनके मुकाबले। ये कोई भी रास्ता उठाते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो इन्होंने एक मसला उठाया, नैरेटिव बना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, इससे पहले वो हल्का हो एक नया मसला आ जाता है। कभी आता है कि ये अडानी के लिए डील कर रहे हैं, अडानी के लिए दबे हुए हैं, अडानी के खिलाफ मुकदमा है, फंस जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। कभी आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में देश के हित बेच दिए, देश के किसानों के हित बेच दिए, देश के साथ ये किया वो किया। इस तरह के एक के बाद एक मसले लाकर विपक्ष से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इन मसलों को उठा रहा है। पहले राहुल गांधी आरोप लगाता है, उसके बाद उनके प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुप्रिया श्रीनाथ वहाँ से अटैक करती हैं, और एक दिमाग से आपके कुछ निकले उससे पहले नया एजेंडा खड़ा होता है। अब सिचुएशन ये हो रही है कि कोई भी पार्टी इसको कैसे हैंडल करे, और ये सिचुएशन कब हो रही है? जब आमतौर पे सरकारें सुरक्षित रहती हैं। शुरू के 3-4 साल तो पार्टियों के लिए एकदम हनीमून पीरियड होता है, उन पे ज़्यादा बड़े आरोप लगते ही नहीं हैं। कांग्रेस बीजेपी कोशिश करती है थोड़ा पहले से करने की, लेकिन आमतौर पे शांत रहता है। राहुल गांधी ने 1 साल पूरा होते होते निरंतर अटैक कर रहा है, और ये करते करते इस बार अभी ऐसा लग रहा है 3 साल पूरा होते नरेंद्र मोदी अपनी साख गंवा चुके होंगे। और करीब करीब आज भी वो जो 56 इंची वाला नैरेटिव था, पर्सनल बातचीत में जो बहुत व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग भी हैं वो भी मान रहे हैं कि नहीं यार, कुछ जवाब देना चाहिए, अमेरिका को कड़ा जवाब देना चाहिए। क्योंकि मोदी जी जवाब देने, भाषण देने, नेले पे दहला मारने, नंगा बोल देने, इस सब पे फेमस है। तो वो वहाँ पर जब चुप होते हैं तो लोगों को लगता है यार कि यहाँ चुप क्यों बंदा। और ये बात लोगों के दिमाग में बिठाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई। तो कांग्रेस पार्टी जब इस नैरेटिव को खेलती है, एक इशू लेके आती है, उस इशू को लोगों के दिमाग में बिठाती है, तो भारतीय जनता पार्टी अब उसको काउंटर ही नहीं कर पा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि आईटी सेल तो उनकी ऑलमोस्ट फेल हो गई है। क्या वजह मुझे नहीं पता। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि भाई अमित वाल्मी को उन्होंने टिकट विकट कुछ नहीं दिया है, अब देख लेना वो भी नाराज है।
और उनका विकल्प भी नहीं है इनके पास में। तो आईटी सेल फेल। ये क्या करते हैं कि तरह तरह से इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बोलते रहो, लेकिन अब इग्नोर करना खतरनाक होता जा रहा है। अब बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती, तो बीजेपी को प्रधानमंत्री को कूदाना पड़ता है। यूथ कांग्रेस के 10 लड़कों का इवेंट, उसे प्रधानमंत्री कूदते, देश भर में पुलिस गिरफ्तारी करती है। अरे भाई, ये उल्टा पड़ रहा है। जब आप गिरफ्तार करते हो, वो नैरेटिव गूंजता है, वो बातें बार बार डिस्कस हो रही हैं, मुद्दे को मरने नहीं दे रहे हो आप। तो पहले इग्नोर किया तो फंसे, रिएक्ट किया तो फंसे, तो फिर आइए ऑफेंस पे। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस का आदमी है, ये है, वो है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, विदेश में भाषण देता है, निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू। लेकिन आप सोचिए कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं, आज राहुल गांधी की इमेज ऐसी है कि उसके बारे में लोग इस बात को सहसा विश्वास नहीं करते। ये दशा पहले मोदी जी की थी। मोदी जी के बारे में कोई अगर इस तरह की नकारात्मक बात करे, लोग स्वीकार नहीं करते थे। लोगों को लगता था ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, ये मोदी विरोधी हैं। आज सिचुएशन बदल गई है और ये तीर भी बेकार जा रहा है। फिर रिस्पॉन्ड करने की बात आती है तो हरदीप सिंह पुरी सामने आए। पहली बार हुआ है बीजेपी की तरफ से किसी मंत्री ने आके आरोपों पे सफाई दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सफाइयां दी, उन सबका कीमा बन गया। उन सबको पकड़ के कांग्रेस पार्टी ने एकदम एक्सपोज कर दिया। आप पवन खेड़ा का एक जवाब देख लीजिए। तो ये जो सिचुएशन है, ये चारों तरफ से ऐसी बन रही है कि अभी कार्यकाल का शुरुआत हुआ है, आप टेक ऑफ करने जा रहे हो, कुछ ठोस कर नहीं पा रहे हो, और जो करने की आप बात करते हो वो पहले ही एक्सपोज हो जाता है। आप पहले का दौर होता तो इसी ट्रेड डील को मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता, अमेरिका से दोस्ती हो गई है, ये हो गया बता दिया जाता, और लोग यकीन कर लेते हैं। अब सीन बदल चुका है और वो सारी की सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो अभी से, अगर इतने कमजोर फ्रंट पे मोदी जी खड़े हुए हैं, तो 5 साल तक रिवाइवल करना और सर्वाइवल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी वजह है, 2014 में मोदी जी नए आए थे, उनके पास बहुत सारा बेचने के लिए था, उन्होंने बेच लिया। 19 के बाद ये विकास होगा, फला होगा, ढिमका होगा कह के बेच लिया। 25 के बाद होके कह के बेच लिया। अब कोई फ्रेश आइडिया नहीं है दिखाने के लिए, गुजरात मॉडल जैसी चीज़ नहीं है, जो झूठी सच्ची जैसी भी हो। उनके पास कोई भी दिलासा देने के लिए, भविष्य की तस्वीर दिखाने के लिए चीज़ें नहीं है। वो कितने करोड़ रोजगार दे सकते हैं, लोगों को पता चल गया है। वो क्या कर सकते हैं, लोगों को पता चल गया है। अब दुकानदार परेशान है, उसकी दुकान नहीं चल रही है, उसको कब तक समझाओगे आप? उस पूरी सिचुएशन के बीच में, और फिर अमेरिका के साथ में इस तरह की हरकतें जो लगातार अमेरिका कर रहा है, और उस पर आपकी चुप्पी है, इन सब चीज़ों को मिला के एक ठोस स्थिति ये बन रही है कि हम नरेंद्र मोदी कुछ नया ऐसा नहीं ला पा रहे हैं जिससे वो कांग्रेस का मुकाबला करें। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने उन सब फ्रंटों पे अपने आप को मजबूत कर लिया। आपकी आईटी सेल मजबूत थी, उन्होंने आपसे ज़्यादा मजबूत कर ली। उनकी रीच आपसे ज़्यादा बेहतर है। राहुल गांधी का वीडियो ज़्यादा देखा जाता है, उनके नेता ज़्यादा आक्रामक हैं, और वो ज़मीन पे, सड़क पे, आपको क्या लग रहा है पूरे देश में अगर आप छापे मार रहे हो, जाके उनके कार्यकर्ताओं को कभी ग्वालियर में यहाँ वहाँ उठा रहे हो, तो उससे एक संदेश जाता है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अगर आज, चूंकि चुनाव दूर हैं, वो शायद ऐसा ना करे, लेकिन अगर आज उसने सड़कों पर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए, और 3 महीने इसको कैरी कर लिया, आज इस शहर में, आज उस शहर में, आज उस शहर में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या हो जाएगी मोदी जी के लिए। और ये बहुत दूर की बात नहीं है। सारे हथकंडे तो अपना चुके हैं। शशि थरूर को चलाया, फेल। राहुल गांधी की पकड़ देखिए पार्टी पे। शशि थरूर को इन्होंने छोड़ा, इग्नोर कर दिया उन्होंने। शशि थरूर वापस ट्रैक पे आ गए एक मुलाकात के बाद। मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था मोदी जी को, राहुल गांधी ने समझ लिया ये आदमी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये जो बयान दे रहा है बीजेपी के फायदे के। उस दिन से लेके आज तक का दिन है, छटपटा रहे हैं महत्व के लिए। कुछ भी बयान देते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि पार्टी कुछ कह दे, कुछ समझ लें।
मेरा एक वजूद बना रहे ना। जितने भी बागी थे, वो एक क्लब 21 क्या बना था, ग्रुप 21 ग्रुप 20 क्या बना था कांग्रेस के अंदर, सारे के सारे नेताओं को राहुल गांधी ने ये बता दिया कि सुपर पावर में हूं। उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया, कहा मैं सामान्य सांसद रहूंगा, और सामान्य सांसद रहूंगा तो सारे आरोपों को, वंशवाद को एक तरफ रख के, कपिल सिब्बल आप देखिए कहाँ से लेके राज्यसभा का टिकट बैठे हुए, जितने थे खिलाड़ी, मनीष तिवारी, सबको जगह दिखा दी। यानी वो आदमी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी में पकड़ रखता है। आज की तारीख में सही मायने में विपक्ष का नेता है, क्योंकि सारे नैरेटिव वो सेट कर रहा है, उसकी पार्टी कर रही है और सबसे आगे बढ़ के उसकी पार्टी लड़ रही है। और राहुल गांधी ही अकेला नेता है जिसका, जो मोदी को टक्कर दे रहा है, बाकी कोई भी नहीं है। ये सारी चीजें देख के अगर आप अंदाजा लगाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी 5 साल भी पूरे ना कर पाए, लेकिन 5 साल के बाद एक दिन की भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है जो अभी माहौल बना है। यानी इस बार विदाई तय है, और ये आप थोड़े दिन में देखेंगे इसके संकेत। जहाज डूबता हुआ देख के बहुत सारे चूहे इधर उधर जाना शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लोग जाएंगे, दूर जाएंगे। हालात बदलते दिख रहे हैं, और ये सब बातें जब मैं चीज़ों को देखता हूं तो मेरे दिमाग में आती हैं, तो आपसे आज साझा की। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ठीक विश्लेषण लगा होगा, और अच्छा लगा हो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।